हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के भाग 9 को शुरू करेंगे। आज का जो चर्चा का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टॉपिक नंबर 2.2.1, जिसका नाम है जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। आज के इस वीडियो में अपन पूरी तरीके से जानने वाले हैं कि जलीय विलयन जो होता है यानी जल का जो घोल है हमारे पास, अगर उसके अंदर हम अम्ल डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये क्या परिवर्तन होता है, और अगर उस जलीय विलयन में क्षारक को डालते हैं तो क्या हमारे को परिवर्तन मिलते हैं, इसको अपन समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यतः दो प्रश्न हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पर अपन चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न होगा जलीय विलयन में अम्ल का क्या होता है। जलीय विलयन में अम्ल का क्या होता है। तो देखिए, जलीय विलयन में अम्ल के साथ निम्नलिखित होता है। क्या होता है भाई कि जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही जलीय विलयन में यानी जल के घोल में, जल के विलयन में, जल के सॉल्यूशन के अंदर आप अम्ल को डालते हैं, किसी भी एसिड को डालते हैं, कोई भी एसिड हो उसको डालते हैं आप, तो वो जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। कौन सा आयन उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ये होता है जलीय विलयन में अम्ल का। ठीक है, ये किस तरीके से होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए, अपन एक अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? एक अम्ल लेते हैं। अपने पास HCl अम्ल है, प्लस इसके अंदर इसको अपन ने H2O में डाला। ठीक है, यानी जल के अणु में डाला। ठीक है, तो क्या बनेगा अपने पास? एक तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, ये जो अम्ल है यह हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, और एक ऋण आयन भी आएगा अपने पास, क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी जल के अंदर अगर क्षारक या अम्ल को डालते हैं तो वो आयन उत्पन्न करते हैं। तो उसमें खास बात ये होती है कि अम्ल जो है हमेशा हाइड्रोजन आयन प्लस उत्पन्न करता है। जैसे एक HCl का ले लिया और दूसरा अपन ले लेते हैं जैसे HNO3 ले लेते हैं, इसको डालते हैं H2O के अंदर, जल के अणु के अंदर, तो आप देखेंगे ये भी हाइड्रोजन प्लस आयन देगा और NO3 माइनस देगा। इसी तरीके से अगर तीसरा अपन कोई एसिड है को ले लेते हैं, H2SO4 एसिड ले लेते हैं अपन। H2SO4 की क्रिया जब H2O से की जाती है तो यहाँ से फिर से हाइड्रोजन प्लस आ जाता है, और ये सल्फेट जो है ये 2 माइनस में आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे जो अम्ल हैं, सारे के सारे जो अम्ल हैं वो हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जब भी कोई अम्ल H2O यानी जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। लेकिन यह बात आपको समझनी है कि जो हाइड्रोजन प्लस आयन होता है, ये तो हाइड्रोजन धनायन होता है, यह हाइड्रोजन धनायन क्या होता है? स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता। क्या हो रहा है? स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता। स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता का मतलब क्या है? मान लीजिए आपको क्या करना है, हाइड्रोजन प्लस आयन चाहिए, हाइड्रोजन धनायन चाहिए, तो हाइड्रोजन धनायन आपको क्या करना पड़ेगा? प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे? कोई भी अम्ल ले लीजिए, उसको उसकी क्रिया जल के अणुओं के साथ कीजिए, फिर जब आपके पास हाइड्रोजन धनायन मिलेगा। इसलिए ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है। इसको स्वतंत्र रूप में रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप बोल रहे हैं मुझे इसको स्वतंत्र रूप में चाहिए, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ये जो हाइड्रोजन धनायन है, इसकी अभिक्रिया कर दीजिए आप जल के अणु के साथ, यानी H2O के साथ कर दीजिए। तो इसके साथ मिलकर ये बन जाता है H3O+। ये H3O+ जो होता है वो स्वतंत्र होता है। वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र होता है। ये अत्यधिक अत्यधिक स्थायी होता है। अत्यधिक कैसा होता है? स्थायी होता है, यानी स्टेबल होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसको बोलते क्या है ये भी सुन लीजिए। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हम
जब अम्ल की अभिक्रिया जल के अणु के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन धनायन मिलता है हमारे को। तो ये जो हाइड्रोजन धनायन मिलता है ये हमारे को सिर्फ एक्वस में मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो हाइड्रोजन धनायन मिलता है ये एक्वस में मिलता है, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, सिर्फ एक्वस यानी जलीय विलयन में मिलता है ना। जल का जो घोल होगा उसी में ही मिलेगा आपको। और अगर आप इस हाइड्रोजन धनायन को स्वतंत्र रूप से देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस हाइड्रोजन धनायन की अभिक्रिया H2O से करवाएं, जल के अणु के साथ कराएं, तब आपको मिलेगा हाइड्रोनियम आयन। और ये जो हाइड्रोनियम आयन होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है और अत्यधिक क्रियाशील अत्यधिक स्थायी होता है। इसलिए अभी जब अपन ये अभिक्रिया लिखते हैं कौन सी, HCl की अभिक्रिया हुई H2O से, तो हमारा बना क्या, H प्लस एक्वस और Cl-। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन HCl की अभिक्रिया जब हमने H2O से करवाई तो हमें क्या मिला, H3O प्लस मिला प्लस Cl माइनस मिला। ये भी लिख सकते हैं अपन, ये भी लिखना चाहिए, यही लिखना चाहिए वैसे, इससे ही होता है क्योंकि स्वतंत्र रूप से ये नहीं मिलता है ना। तो ये लिखना बहुत सही होता है, H3O प्लस। हाइड्रोजन धनायन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको हाइड्रोनियम धनायन लिखेंगे तो आप थोड़ा ऐसा लगेगा कि आप पढ़े हैं, है ना, आपने ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ा है। तो हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं अपन। तो यही है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोनियम आयन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो आप बताएंगे जब कोई अम्ल जल के अणु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन धनायन देता है, तब उस हाइड्रोजन धनायन की पुनः अभिक्रिया जब हम जल के अणु के साथ करते हैं तो हमें H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। हम कोई भी, अभी हमने ऊपर बहुत सारी अभिक्रियाएं देखी थी, इनके अंदर हम हाइड्रोजन प्लस को यानी हाइड्रोजन धनायन को रिप्लेस कर क्या लिख सकते हैं, H3O प्लस भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं जाएगा और आप ज़्यादा स्मार्ट भी दिखेंगे। ठीक है, यह बात यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब अपन आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जलीय विलयन में क्षारक का क्या होता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जलीय विलयन के अंदर क्षारक का क्या होता है। तो कुछ नहीं होता, जलीय विलयन के अंदर क्षारक का क्या होता है, जैसे अपन कोई अपने पास मान लीजिए क्षारक है, इस क्षारक को अपने किस में मिलाया, जलीय विलयन में मिलाया, किस में मिलाया, जलीय विलयन में बनाया, तो हमारे को मिलता है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। जैसे वहाँ पर हाइड्रोजन धन आयन मिल रहा था, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कोई क्षारक ले लीजिए आप, NaOH ले लीजिए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ये अभिक्रिया करता है जल के अणु H2O के साथ, ठीक है। तो हमारे को क्या मिलेगा, Na प्लस मिलेगा और OH माइनस मिलेगा, ठीक है। ये सारा किस में मिलेगा, एक्वस में मिलेगा, किस में मिलेगा, एक्वस में मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या होता है जलीय विलयन में क्षारक का क्या होता है। जलीय विलयन में क्षारक क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बात बता दी है। आपको हमेशा से याद रखना है कि जो अम्ल होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, वो जलीय विलयन यानी एक्वस के अंदर क्या देते हैं, एक्वस में क्या देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। और जो बेस होते हैं, बेस बोले तो एसिड बोले तो अम्ल और बेस बोले तो क्षारक जो होते हैं, वो एक्वस के अंदर, किसके अंदर, एक्वस के अंदर OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो जलीय विलयन में क्षारक का क्या होता है वो तो मैंने बता दिया, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। लेकिन इससे मिलती जुलती एक बात है कि है ना, आपको पूछ लेते हैं क्षारक और क्षार में अंतर। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि क्षारक और क्षार क्या अलग अलग हैं या सेम हैं, क्षारक क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो देखिए, मैं पहले इसकी इंग्लिश में बात कर लेता हूँ। क्षारक को अपन कहते हैं बेस, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, और क्षार को कहते हैं एल्कली। क्या कहते हैं, एल्कली। मैं आपको बता दूं ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, अलग अलग इन द सेंस पूरी तरह अलग नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किस तरीके से वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए,
क्षारक जो होता है वो बड़ा होता है। बड़ा इन द सेंस कैसे, वो मैं बताता हूँ। क्षारक को तो आप जानते हैं बेस होते हैं, लेकिन क्षार को समझिए। क्षार को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लो एल्कली NaOH, ठीक है। तो ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं, ये आपको समझना है ना। और मैंने एक उदाहरण भी दे लिया NaOH। तो क्षारक और क्षार अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्षारक और क्षार अलग अलग होते हैं, इसी आधार पर इनको बांटा भी जाता है। वो किस तरीके से क्षारक को बांटा जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। क्षारक को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है विलेयता के आधार पर, दूसरा होता है आणिक क्षमता के आधार पर। विलेयता यानी घुलने के आधार पर, कि जो घुल जाता है उसको क्या कहते हैं और जो नहीं घुलता उसको क्या कहते हैं। जो घुल जाता है क्षारक उसको तो अपन क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। एल्कली इसको अपन क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। NaOH इसका उदाहरण हो जाता है। अघुलनशील क्षारक को अपन कुछ नहीं कहते, इसका उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड। अघुलनशील क्षारक को अघुलनशील क्षारक ही कहते हैं। आयनिक क्षमता के आधार पर बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ मैंने लिख नहीं रखा है, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्रबल क्षारक होता है, एक दुर्बल क्षारक होता है। उसके बारे में जब आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब इतना आपने समझ लिया, तो इसमें दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको तैयार करने हैं। उनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं। देखिए, पहला प्रश्न आता है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाते समय अत्यंत सावधानी क्यों रखनी चाहिए। अभी हम क्या कर रहे थे कि जल में अम्ल को मिला रहे थे, हम देख रहे थे जलीय विलयन में अम्ल का क्या होता है ना, क्षार का क्या होता है। तो हम ये तो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे, हम इसको थ्योरेटिकल समझ रहे थे। लेकिन अगर आप प्रयोगशाला में जाते हैं और प्रैक्टिकल काम करते हैं तो बड़ा ही सावधान रखना होता है, आपको सावधानी रखनी होती है। किस तरीके की, क्यों रखनी होती है सावधानी, इसको समझिए आप। कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाते समय अत्यंत सावधानी इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि जल की अम्ल या क्षारक के साथ क्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जब जल अम्ल या क्षारक के साथ दोनों में से किसी के साथ अभिक्रिया करता है तो वो जो अभिक्रिया होती है वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब उसमें से अत्यंत ऊर्जा निकलती है ना। अत्यंत ऊर्जा निकलने के कारण मिश्रण आस्फलित यानी स्प्लैश आउट यानी बाहर की तरफ आता है तथा उससे आप जल सकते हैं, इसलिए अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। फिर दूसरा जो आता है प्रश्न, वो इंपॉर्टेंट आता है, तनुकरण किसे कहते हैं। तो तनुकरण किसे कहते हैं समझिए कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। वह अम्ल या क्षारक को तनुकृत होते हैं कहते हैं, ठीक है। जैसे HCl है, HCl को पानी के अंदर डाला, H2O के अम्ल के साथ डाला, तो इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन है, उसकी प्रति आयतन में कमी होगी और इसे ही अपन तनुकरण कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई क्या है, क्षार है, जैसे NaOH है, इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो Na+ मिला, और इसमें जो अपना आयन है क्या, हाइड्रोक्साइड आयन है, इसमें क्या होगा, इसकी आयन की प्रति आयतन में क्या होगी, कमी होगी। कमी होने का मतलब क्या है, इसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी और इसका जो क्षारीयपन है वो कम होता जाएगा, और इसी अभिक्रिया को तनुकरण कहते हैं। और इसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। आपको एज इट इज़ ये उत्तर याद करना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही सीखेंगे। आगे वाले टॉपिक को अपन आने वाली वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।